हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चौहान डीजी क्लासेस। इस बार हम नीट से संबंधित प्रश्नों को लेके आए हैं। इसमें सबसे पहले रसायन विज्ञान के प्रश्नों को चयनित किया गया है। इसमें 20 प्रश्नों की श्रृंखला चलाएंगे हम। यह इसका प्रथम भाग है। आगे और भी इसके पार्ट बनाए जाएंगे। ये नीट के 2021 के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ये श्रृंखला चलाई गई है। आशा है ये आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। पहला प्रश्न है, निम्न में तत्व है। इसका उत्तर है हीरा। तत्व उसे कहा जाता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे सोना, चांदी, क्रोमियम, तांबा इत्यादि। सोने में सोने के परमाणु होंगे, चांदी में चांदी के, ऐसे ही क्रोमियम और तांबे में तांबे के परमाणु होंगे। हीरे में भी कार्बन के ही सारे परमाणु होते हैं, इसीलिए यह तत्व है। जबकि वायु एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें मिली हुई होती हैं। अल्कोहल एक यौगिक है जिसे C2H5OH के नाम से जानते हैं। शर्करा भी एक यौगिक है जो C12H22 और O11 के रूप में व्यक्त होती है। दूसरा प्रश्न है, द्रव्यमान का स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? इसका उत्तर है प्राउट। प्राउट फ्रांसीसी रसायन शास्त्री हैं जिन्होंने 1799 में यह नियम दिया था। यह नियम स्पष्ट करता है कि जो भी यौगिक होते हैं उसके अंतर्गत जो भी तत्व होते हैं उनके द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। जैसे पानी एक यौगिक है। पानी चाहे नल से लिया जाए, चाहे समुद्र से लिया जाए, चाहे नदी से लिया जाए, चाहे बरसात से लिया जाए, उसमें H और O का अनुपात 1:8 ही पाया जाता है। इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। फ्रांसीसी विद्वान प्राउट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट पर इसका अध्ययन किया था। यहाँ दर्शाया गया है कि प्राकृतिक क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का वही प्रतिशत है जो संश्लेषित क्यूप्रिक कार्बोनेट में है। प्राकृतिक क्यूप्रिक कार्बोनेट को मेलाकाइट के नाम से जानते हैं। यह हरे रंग का होता है जो चित्र में दर्शाया गया है। थर्मल अपघटन प्रक्रिया के माध्यम से मेलाकाइट में से कॉपर को निकाला जाता है। संश्लेषित क्यूप्रिक कार्बोनेट लैब में बनाया जाता है। इसका निर्माण कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट के सहयोग से किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होता है? इसका उत्तर है 35 डिग्री सेल्सियस। इसे निकालने के लिए नीचे नोट में सूत्र दिया गया है, उसी की सहायता से इसको हल करेंगे। फ़ारेनहाइट की जगह 95 डिग्री लिख देंगे और कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो 35 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका कैलकुलेशन निम्न प्रकार से दिया गया है। F की वैल्यू 95 रख देंगे। इसके बाद 32 को लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे। 95 में से 32 को घटा देंगे, 63 बचेगा। इसके बाद 9/5 को जब लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। 9 से 63 को काटेंगे तो 7 आएगा। तो इस प्रकार से 7 × 5 = 35 डिग्री सेल्सियस उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रासायनिक संयोग के किस नियम का पालन करते हैं? इसका उत्तर है गुणित अनुपात नियम। गुणित अनुपात का नियम वह है जिसमें दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। इसमें एक तत्व निश्चित मात्रा में होता है और दूसरा अलग अलग मात्राओं में संयोग करता है। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अंतर्गत नाइट्रोजन निश्चित मात्रा में होता है और ऑक्सीजन अलग अलग मात्रा में संयोग करता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि संयोग करने के बाद जो यौगिक बनता है उसमें सरल अनुपात होता है, अर्थात जो नए यौगिक बने हैं उनके बीच 1:2:3:4 इस प्रकार का अनुपात होता है। इसे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उदाहरण से समझा सकते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड दिए गए हैं। इन ऑक्साइडों में नाइट्रोजन निश्चित मात्रा में है, अर्थात 14 ग्राम है सब जगह, जबकि दूसरा तत्व ऑक्सीजन अलग अलग मात्रा में संयोग कर रहा है।
दर्शाया गया है 8 ग्राम, 16 ग्राम, 24 ग्राम, 32 ग्राम, 40 ग्राम की मात्रा में सहयोग कर रहा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों का सहयोग करने से 5 प्रकार के ऑक्साइड बने हुए ये दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच जो अनुपात दे रखा है वो एक सरल अनुपात है। यह दाईं तरफ दिखाया गया है। 1 अनुपात, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात के रूप में है। यह 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पाँच 40 के आधार पर निकाला गया है। नाइट्रोजन 14 ग्राम है, इसलिए वो कांस्टेंट रहेगा, यानी स्थिर रहेगा, उसका एक ही अनुपात रहेगा। ऑक्सीजन का अनुपात सरल अनुपात रहेगा। इसी को गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। यह सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया है। 5वां प्रश्न है, गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम किस पर आधारित है? इसका उत्तर है समान ताप व दाब। गैसों के गुणों का अध्ययन समान ताप और दाब पर किया जाता है। यदि इसमें परिवर्तन किया जाए तो गैसों के गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए समान ताप और दाब पर ही गैस का अध्ययन किया जाता है। यह नियम ताप और दाब के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। इसमें गैस के आयतन को स्थिर रखकर दाब और ताप के बीच संबंध दर्शाया जाता है। यह स्पष्ट करता है कि आयतन स्थिर होने पर दाब परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम केवल गैसों पर ही लागू होता है, ठोस पदार्थ पर लागू नहीं होता है। इस नियम में अभिक्रिया करने वाली 2 गैसें ही होनी चाहिए। जब 2 गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं तो उससे जो उत्पाद बनता है वह भी गैस होना चाहिए। अभिक्रिया करने वाली गैस और उत्पाद गैसों के बीच जो अनुपात होगा वो सरल अनुपात में होता है। यही गैलुसैक का नियम है, अर्थात उनके बीच दशमलव में या पॉइंट में कोई आंकड़ा नहीं आएगा। इसे हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सहयोग से अमोनिया का निर्माण दर्शाया गया है। इसमें नाइट्रोजन का 1 आयतन है, हाइड्रोजन का 3 आयतन है और जो अमोनिया निर्माण हो रहा है उसका 2 आयतन है। नाइट्रोजन के आगे कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, इसीलिए इसको 1 माना जाएगा, अर्थात 1 आयतन माना जाएगा। इनके आयतनों के बीच जो अनुपात है वो 1 अनुपात 3 अनुपात 2 है। यह सरल अनुपात कहलाता है क्योंकि इसमें कहीं पॉइंट नहीं लगा हुआ है। गैलुसैक का नियम यह बताता है कि आयतन स्थिर होने पर गैसों के बीच सरल अनुपात का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अगला 6वां प्रश्न है, ग्लूकोज का अणुभार कितना है? इसका उत्तर है 180.16 म्यू। अणुभार की इकाई या यूनिट म्यू कहलाती है, जिसे AMU से व्यक्त करते हैं। अणुभार को आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। ग्लूकोज एक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अणुभार निकालने के लिए यौगिक में जितने भी तत्व होते हैं उनके द्रव्यमानों का योग कर लिया जाता है। ग्लूकोज में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं उनके द्रव्यमानों का योग कर लिया जाएगा तो संपूर्ण ग्लूकोज का अणुभार निकल आएगा। यहाँ ग्लूकोज का अणुभार निकालने का तरीका दर्शाया गया है। सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों को लिखा गया है। कार्बन का 12.011 म्यू है, हाइड्रोजन का 1.008 म्यू है, ऑक्सीजन का 16 म्यू है। इन द्रव्यमानों को नीचे दिखाए गए तरीके से जोड़ा गया है। इसमें कार्बन के 6 अणु हैं तो 6 का गुणा 12 से होगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 12 अणु हैं तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का गुणा 12 से होगा। और ऑक्सीजन के 6 अणु दिए गए हैं जिसका गुणा उसके द्रव्यमान की संख्या 16 से किया जाएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए तत्वों का द्रव्यमान याद होना आवश्यक है। गुणा करने के बाद जो राशि प्राप्त होती है, पहली है 72.066, दूसरी है 12.096, तीसरी है 96। इन तीनों को जोड़ने के बाद 180.162 म्यू ग्लूकोज का अणुसूत्र आएगा। 7वां प्रश्न है, पोटेशियम ऑक्सलेट का मूलानुपाती सूत्र है। इसका उत्तर है KCO2। मूलानुपाती सूत्र को इम्पीरियल सूत्र भी कहते हैं। यह अणु सूत्र से अलग होता है। इसमें यौगिक या अणु के अंतर्गत
जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या का सरलतम रूप दर्शाया जाता है, अर्थात इसमें अनुपात पूर्णांक में होते हैं, दशमलव में नहीं होते हैं। इसे पोटेशियम ऑक्जेलेट के सूत्र से स्पष्ट किया जा सकता है। इसका सूत्र है K2C2O4। इसका अर्थ है कि पोटेशियम के 2 अणु हैं, कार्बन के 2 अणु हैं, जबकि ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। सरल अनुपात निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से इन्हें काटा जाएगा, अर्थात 2 से इन्हें काटेंगे। 2 से काटने पर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 का अनुपात बनेगा। इस प्रकार नया अनुपात 1:1:2 बनेगा। यह सरल अनुपात में है क्योंकि इनमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार जो नया सूत्र आएगा वो K1, C1 और O2 होगा। सूत्र बनाते समय यह नियम है कि एक को सूत्र में दर्शाते नहीं हैं, इसीलिए इसका सूत्र KCO2 बनेगा। KCO2 ही मूलानुपाती सूत्र होगा। 8वां प्रश्न है 43 एंगस्ट्रैम कितने पिकोमीटर के बराबर है? इसका उत्तर है 4300 पिकोमीटर। एंगस्ट्रैम एक इकाई है जिसके माध्यम से तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। इसके माध्यम से प्रकाश तरंगें और पराबैंगनी तरंगों के बीच जो तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होता है उसे मापते हैं। यह विशेष रूप से छोटी दूरियों को मापने के काम आता है। एक एंगस्ट्रैम में 100 पिकोमीटर होते हैं, इसीलिए 43 एंगस्ट्रैम में 4300 पिकोमीटर होंगे, क्योंकि 43 को 100 से गुणा कर दिया जाएगा, तो जो उत्तर आएगा वो 4300 पिकोमीटर आएगा। इसे 43 × 10⁻² भी लिखा जा सकता है। 9वां प्रश्न है धनात्मक अपरमाणविक कण कौन सा है? इसका उत्तर है प्रोटॉन। पदार्थ या तत्व के न्यूक्लियॉन्स में जो मूल कण होते हैं उन्हें अपरमाणविक कण कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन धनात्मक होता है। इसलिए प्रोटॉन को धनात्मक अपरमाणविक कण कहा जाता है। इनके अलावा अन्य कणों की भी खोज हुई है, लेकिन वो इनसे पृथक माने जाते हैं। न्यूट्रिनो एक उदासीन कण है, फोटोन ऊर्जा के रूप में है और हेट्रॉन एक संयुक्त या मिश्रित कण कहलाता है। 10वां प्रश्न है एथिल अल्कोहल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? इसका उत्तर है 34.78%। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले यौगिक का द्रव्यमान निकाला जाता है और उसके बाद जो तत्व दिया गया है उसकी द्रव्यमान संख्या में भाग दिया जाता है। उसके बाद प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहले एथिल अल्कोहल का सूत्र लिखा जाएगा, उसके बाद उसके आधार पर उसके द्रव्यमान को निकाला जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालेंगे और उसमें जो यौगिक का द्रव्यमान दिया गया है उसका भाग लगा देंगे। इसके लिए नोट में दिए गए सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ एथिल अल्कोहल यौगिक का सूत्र दिया गया है जो C2H5OH है। इसमें एथिल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। इसके लिए एथिल अल्कोहल में जो तत्व हैं उनके द्रव्यमानों को जोड़ दिया जाएगा। सूत्र से स्पष्ट है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। इसमें सबसे पहले कार्बन का द्रव्यमान निकालेंगे। कार्बन के इसमें 2 अणु हैं। कार्बन के एक अणु का द्रव्यमान 12.01 ग्राम होता है। अब इसमें 2 अणु हैं तो इसका गुणा 2 से किया जाएगा। इस प्रकार कार्बन का द्रव्यमान 24.02 ग्राम आएगा। इसी प्रकार हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालेंगे। सूत्र में हाइड्रोजन के 6 अणु हैं। एक हाइड्रोजन अणु का भार 1.008 ग्राम होता है। इसमें 6 हाइड्रोजन के अणु हैं, इसलिए 6 से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान 6.048 ग्राम होगा। एथिल अल्कोहल में ऑक्सीजन का एक ही अणु है, इसीलिए ऑक्सीजन के द्रव्यमान का एक ही अणु से गुणा होगा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 16 ग्राम होता है। इस प्रकार 1 से गुणा करेंगे तो 16 ग्राम ही आएगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सभी द्रव्यमानों का अब
योग किया जाएगा। इन सभी का योगफल 46.06 ग्राम आएगा। इस 46.06 ग्राम में ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान निकाला जाएगा। इसके लिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान को कुल यौगिक के द्रव्यमान से भाग करेंगे। नीचे दर्शाया गया है कि 16/46.06 को डिवाइड करेंगे और उसके बाद 100 से गुणा करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद 34.78% उत्तर आएगा, जो ऑक्सीजन का इस यौगिक में द्रव्यमान होगा। 11वां प्रश्न है, कैथोड किरणें किन कणों से मिलकर बनी होती हैं? इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन। ये किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रयोग के दौरान चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत ये किरणें धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि ये ऋणात्मक या इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं। ये किरणें ऋण आवेशित होती हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती हैं, बल्कि ये प्रदीप्त पदार्थ के संपर्क में आकर चमकने लगती हैं। इसीलिए इनका उपयोग यांत्रिक उपकरणों में किया जाता है। ट्यूबलाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। ट्यूबलाइट पर फास्फोरस की परत चढ़ी होती है। कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं तो वो चमकने लगते हैं और प्रकाश उत्सर्जित होता है। 12वां प्रश्न है, प्लम पुडिंग मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? यह विद्युत उदासीनता को प्रदर्शित करता है। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल सिद्धांत जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। थॉमसन ने यह सिद्धांत 1904 में दिया था। इस सिद्धांत में परमाणु को एक तरबूज के समान माना गया है। तरबूज का जो लाल भाग होता है वो धनावेशित और उसमें जो बीज होते हैं उन्हें ऋण आवेशित माना गया है। लाल भाग को पुडिंग और बीजों को प्लम कहा जाता है, इसीलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं, या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में परमाणु को गोले के समान माना गया था, जिसमें धनावेश होते हैं और ऋण आवेश भी उतने ही होते हैं जितने धनावेश, इसीलिए इसे विद्युत उदासीन माना गया था। 13वां प्रश्न है, बोरॉन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम तत्वों के लिए धात्विक अभिलक्षण का सही क्रम क्या है? अर्थात इन्हें धातु क्रम में बताना है। इसका उत्तर है 4। पोटेशियम पहले वर्ग का है जो अधिक धात्विक है, उसके बाद मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम और बोरोन 13वें वर्ग के हैं, लेकिन बोरोन दूसरे आवर्त में स्थित है और एल्युमिनियम तीसरे आवर्त में है, इसलिए एल्युमिनियम कम धात्विक होगा और बोरोन अधिक धात्विक होगा। आवर्त सारणी के अंतर्गत बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होते हैं और नीचे से ऊपर आने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। इसी को ध्यान में रखकर यह उत्तर निकाला गया है। 14 प्रश्न है, एल्युमिनियम सल्फेट के 3 मोल के अंदर आयनों की संख्या कितनी है? इसके अंतर्गत हमें एल्युमिनियम सल्फेट के 3 मोल में आयन बताने हैं। इसका उत्तर है 9.03 × 10⁻24। दूसरा आंसर होगा। इसे निकालने के लिए पहले एल्युमिनियम सल्फेट के 1 मोल में अणुओं की संख्या देखी जाएगी। 1 मोल अवोगाद्रो संख्या होती है जो 6.022 × 10⁻23 होती है। नीचे सूत्र दिया हुआ है, उसके अनुसार इसे हल करेंगे। प्रश्न में 3 मोल के बारे में पूछा है, तो 3 मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, अर्थात 3 × 6.022 × 10⁻23 से गुणा करेंगे। इसके पश्चात 5 से उस संख्या को गुणा कर देंगे। प्रश्न के अनुसार आयनों की संख्या 5 हैं। एल्युमिनियम के आगे 2 लिखा हुआ है और सल्फेट के आगे 3 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है एल्युमिनियम 2 हैं और सल्फेट 3 हैं, तो 3 + 2 = 5 हो गए। इस 5 को अवोगाद्रो संख्या और 3 मोल से जो गुणा किया था उसके अंतर्गत गुणा करके जो संख्या आएगी वही 3 मोल में एल्युमिनियम सल्फेट के संख्या होगी आयनों की। 15वां प्रश्न है, 250 ml विलयन में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता कितनी होगी? इसका उत्तर है 0.4 m। मोलरता विलेय की मात्रा को बताती है, अर्थात विलयन में जो विलेय डाला गया है उसकी कितनी मात्रा है, इसे दर्शाने के लिए मोलरता का उपयोग किया जाता है।
इसके लिए एम संकेत का उपयोग किया जाता है। जैसे चीनी और पानी का घोल बनाया जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। चीनी इसमें विलेय पदार्थ है और पानी विलायक है। अब इस संपूर्ण विलयन में चीनी की मात्रा को दर्शाने के लिए मोलरता का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार 250 ml विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की 4 ग्राम मात्रा डाल करके यह देखेंगे कि उसके अंतर्गत सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मात्रा है। अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि विलेय पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए मोलरता का उपयोग किया जाता है। मोलरता को निकालने के लिए नोट में सूत्र दिया गया है, जिसमें विलेय के भार में विलेय का अणुभार और आयतन का भाग दिया जाता है। इस प्रश्न को हम निम्न प्रकार से हल कर सकते हैं। मोलरता का सूत्र दिया गया है। सूत्र में दिए गए आंकड़ों को रखेंगे। सबसे पहले विलेय का भार रखेंगे। प्रश्न में विलेय का भार 4 ग्राम दिया गया है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र निकालेंगे। विलेय का अणुभार कई बार प्रश्न में दिया होता है, यदि नहीं दिया होता तो स्वयं को निकालना पड़ता है। सोडियम का अणुभार 40 म्यू होता है। अणुभार को म्यू में संबोधित करते हैं। सूत्र में विलेय का अणुभार 40 लिखेंगे। अणुभार निकालने के लिए यौगिक में या विलेय में जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों के अणुभार को जोड़ करके निकाला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होता है। इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तत्व मिले हुए हैं। इन सभी तत्वों के अणुभारों को जोड़कर संपूर्ण यौगिक का अणुभार निकालेंगे। सोडियम का अणुभार 23 है, ऑक्सीजन का अणुभार 16 है और हाइड्रोजन का अणुभार 1 है। इन सभी को जोड़ करके कुल टोटल 40 आएगा। 40 को सूत्र में लिखा गया है। अब सूत्र में आयतन का मान रखेंगे, जो प्रश्न के अनुसार 250 ml है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि मोलरता 1 लीटर पर निकाली जाती है। अब हमें 250 ml को लीटर में परिवर्तित करना पड़ेगा, इसीलिए 1000 का भाग 250 ml में देना पड़ेगा। अब जो समीकरण आएगा वो निम्न प्रकार से होगा, नीचे दर्शाया गया है। 4 ग्राम इंटू 1000 बटे 40 इंटू 250। नीचे के 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कट जाएंगी, 4 से 4 कट जाएगा, 25 का भाग 10 में लगाएंगे तो 0.4 आंसर आएगा, जिसे हम 0.4 m लिखेंगे। 16वां प्रश्न है, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में विकिरण का सही क्रम क्या है? इसका उत्तर है फर्स्ट। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच एक विशिष्ट संबंध होता है। ये व्युत्क्रम यानी उल्टा संबंध होता है। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है उसकी आवृत्ति कम होती है। FM एक रेडियो तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है और आवृत्ति कम होती है। इसके बाद माइक्रोवेव, फिर प्रकाश, फिर कॉस्मिक वेव आती है। सबसे अधिक आवृत्ति कॉस्मिक वेव की होती है। जिनके बीच तरंग दैर्ध्य छोटी होती है उनकी आवृत्ति अधिक होती है। यदि प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करें तो बाएं से दाएं चलने पर आवृत्ति कम होती है और तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। 17वां प्रश्न है, निम्न में ट्राई मॉलिक्यूल है। इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न में ऑप्शन में दिए गए तत्वों या मॉलिक्यूल्स में से छांटना है कि ट्राई मॉलिक्यूल वाला तत्व कौन सा है। ट्राई मॉलिक्यूल वह होता है जिसका निर्माण 3 मॉलिक्यूल या एलिमेंट से मिलकर होता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ट्राई मॉलिक्यूल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक मॉलिक्यूल या तत्व कार्बन का है और 2 तत्व ऑक्सीजन के हैं, इसीलिए ये ट्राई मॉलिक्यूल कहलाता है। इसका सूत्र भी CO2 है। ऑप्शन में जो अन्य मॉलिक्यूल दिए गए हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मल्टी मॉलिक्यूल है, क्लोरीन डाई मॉलिक्यूल है, जबकि नियॉन मोनोमॉलिक्यूल है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 है, जिसमें H2S1 और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए ये मल्टी मॉलिक्यूल कहलाता है। इसी प्रकार क्लोरीन Cl2 होता है, क्योंकि क्लोरीन का एक सिंगल मॉलिक्यूल स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसीलिए ये अपने जैसे ही एक मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके बनता है,
इसीलिए डाई मॉलिक्यूल कहलाता है। नियॉन 18वें वर्ग का समूह का सदस्य है, गैस है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है, इसीलिए ये Ne है, यानी नियॉन है, ये मोनोमॉलिक्यूल है, अर्थात यह एक ही एटम से बनी हुई है। 18वां प्रश्न है, 25.5 लीटर विलयन की मोलरता 1.35 इंटू 10⁻⁻4 है, जिसमें कितने मोल विलय होगा। हमें यह पता लगाना है कि विलयन में कितने मोल विलय को घोला जा सकता है। इसका उत्तर होगा 3.44 इंटू 10⁻⁻3। इसे निकालने के लिए सूत्र दिया गया है, नीचे लिखा हुआ है मोल इजिकल टू लीटर इंटू मोलैरिटी। इसे L इंटू एम भी लिखा जाता है, L मतलब लीटर और M मतलब मोलैरिटी। प्रश्न में जो डाटा दिए गए हैं उन्हें सूत्र में हम रखेंगे और उन्हें रखने के बाद जो उत्तर आएगा वो 3.44 इंटू 10⁻⁻3 होगा। इसमें सबसे पहले लीटर के स्थान पे 25.5 लीटर लिखेंगे, उसके बाद 1.35 इंटू 10⁻⁻4 से गुणा करेंगे। इसे जब गुणा करेंगे तो 34.425 संख्या आएगी। इस संख्या में 34 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यदि हमें 3 के बाद पॉइंट लगाना है तो 10 की जो पावर है उसे घटाना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा, -4 से -3 करना पड़ेगा। तो उत्तर आ जाएगा 3.44 इंटू 10⁻⁻3। 19वें प्रश्न में पोटेशियम और कैल्शियम को विशेष प्रकार से लिखा गया है और यह पूछा गया है कि ये क्या हैं। पोटेशियम के ऊपर 39 और नीचे 19 लिखा गया है, कैल्शियम के ऊपर 40 और नीचे 20 लिखा गया है। ऊपर जो संख्या लिखी गई है वो परमाणु द्रव्यमान है और नीचे जो लिखा गया है वो परमाणु क्रमांक है। ये दोनों ही आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स वे तत्व या पदार्थ होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, लेकिन न्यूट्रॉन समान होते हैं। इन तत्वों को समन्यूट्रॉनिक भी कहा जाता है। इन्हें निम्न प्रकार हल किया जा सकता है, नीचे दर्शाया गया है। पोटेशियम और कैल्शियम के द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटाने पर न्यूट्रॉन की संख्या आती है। पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान में से क्रमांक को घटाने पर 39 - 19 बराबर 10 आएगा। इसी प्रकार कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान 40 में से क्रमांक 20 को घटाने पर 10 आएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए आइसोन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं या आइसोटोन्स कहते हैं। 20वां प्रश्न है, प्लांक स्थिरांक का मान कितना है। इसका उत्तर है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लांक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन किया था। उन्होंने ये बताया था कि जब प्रकाश किसी भी धातु पर पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्लांक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए एक सूत्र दिया है जो नीचे लिखा हुआ है, E = hv। E का अर्थ है ऊर्जा, H प्लांक स्थिरांक है और V आवृत्ति है। इसके माध्यम से फोटोन या अन्य कणों की गतिज ऊर्जा को नापा जाता है। ये रसायन विज्ञान के प्रमुख 20 प्रश्नों का संग्रह था। ये भाग प्रथम है, द्वितीय भाग भी हम शीघ्र लाएंगे। नीट विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। आशा है आपके लिए ये सीरीज उपयोगी होगी। अन्य जानकारी और सुझावों के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन जल्दी मिल पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।